नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 बड़े घर की बेटी। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेकंड पीयू के लिए भी मेरे चैनल को ज़रूर देखें। अच्छा, मैंने लास्ट ईयर जो है ये सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ बच्चों ने ऐसे कंप्लेंट की थी कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इस साल मैं एकदम स्लो से पढ़ाकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा और आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट पेज को हम लीव करेंगे क्योंकि इसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैं डायरेक्ट लेसन शुरू करूँगी और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फर्स्ट पीयू और सेकंड पीयू दोनों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के ज़मींदार और नंबरदार हैं, मतलब लैंड ओनर हैं उस फुल विलेज के। उनके पिता में किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे, यानी उनके ग्रैंडफादर बहुत ही रिच थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, यानी जो पॉन्ड है वो और टेम्पल उन्होंने ही बनवाया था, जो इतना भव्य है। इसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ है, यानी अब उसको रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। तो हाथी जब उस ज़माने में किसी के पास होता था, मतलब वो बहुत ही रिच आदमी होता था, हर एक कोई हाथी नहीं खरीद सकता था, तो वो हाथी भी उनके ग्रैंडफादर के पास था। लेकिन अब उसकी जगह पर क्या है, एक ओल्ड बफेलो है जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। मतलब पूरा का पूरा स्केलेटन जो है वो दिखाई दे रहा है उस भैंस बफेलो के अंदर। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार रहता था। हांडी का अर्थ है पॉट। एक पॉट लेके वहाँ पे हमेशा खड़ा रहता था, जिसके अंदर से उस भैंस के अंदर से दूध निकालने के लिए। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। मतलब उनके इतने सारे केसेस चल रहे थे कि उनकी जितनी भी अर्निंग होती थी वो अधिकतर जो लॉयर्स हैं उनको वो दे देते थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी, मतलब 1000 ईयरली वो कमा पा रहे थे। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ सिंह। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। तो इनके 2 बेटे हैं बेनी माधव सिंह के। फर्स्ट जो है उसका नाम है श्रीकंठ, जिसने बीए ग्रेजुएशन किया है और अब वो किसी ऑफिस में वर्क करता है। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे ही पीता था। तो जो उनका छोटा वाला यंगर सन है उसका नाम है लाल बिहारी सिंह और वो एकदम पहलवान की तरह एकदम हष्ट पुष्ट है और उसका चेहरा और छाती चौड़ी है। और वो डेली जब मॉर्निंग उठता है तो वो 2 लीटर भैंस का दूध जो है वो पी जाता है। श्रीकंठ की दशा बिल्कुल विपरीत थी। मतलब बेनी माधव है वो हष्टपुष्ट था, लेकिन श्रीकंठ कैसा था? इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। तो नेत्र प्रिय गुण यानी जो आँखों को अच्छा लगता है वो गुण। अच्छा क्या लगता है? किसी का हम अच्छा शरीर देखते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। लेकिन ये पर्सनैलिटी जो है श्रीकंठ सिंह के पास नहीं थी। उन्होंने केवल पढ़ाई के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया, इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया, यानी उनके फेस पर कोई ग्लो भी नहीं था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था, यानी जो आयुर्वेदिक जो लिटरेचर था उससे उन्हें विशेष प्रेम था, वो पढ़ते थे। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। मतलब उनका शरीर जो है वो ढंग से बन नहीं पाया था अच्छे से,
तो इसीलिए वो आयुर्वेदिक औषधियाँ यानी मेडिसिन्स लेते थे कि कहीं उनका शरीर जो है थोड़ा सही दिखे। शाम सवेरे उनके कमरे से खरल की सुनहरी कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। तो उनके कमरे में, उनके रूम के अंदर हमेशा खरल क्या होता है, एक वो कूटने का जो यंत्र होता है या एक यूटेंसिल होता है जो आप किचन में देखोगे, माएँ जो हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें, छोटा सा होता है, इसमें कुछ ना कुछ कूटती रहती हैं, उसको खरल कहते हैं। तो वो सुनाई देता था क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई औषधि कूटते रहते थे। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी पढ़ी लिखी रहती थी, यानी इन दो जगहों पर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते थे उनके साथ उनका हमेशा बातचीत होती रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार करते थे। श्रीकंठ जो है उन्होंने बीए यानी ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी, लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ी सामाजिक प्रथाओं यानी जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसमें वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को अच्छा नहीं समझते थे। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था, यानी जो बड़े बुजुर्ग थे उनको सबको अच्छा लगता था। दशहरे के दिन वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। उनके गांव में दशहरे के दिनों में रामलीला जो है वो आयोजित की जाती थी, जिसमें वो कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले करते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे, यानी उनके गांव गौरीपुर के अंदर उन्होंने ही रामलीला जो है वो स्टार्ट किया था। रामलीला आप जानते हैं, रामलीला कहते हैं दशहरे या दिवाली के समय में जो रामायण है उसको एक एज अ प्ले की तरह यूज़ किया जाता है, एक नाटक की तरह, तो उसे रामलीला कहते हैं। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। तो वो जो इंडियन जो हिंदुज़म की ओल्ड वैल्यूज़ हैं उनको बहुत अधिक मानते थे। सम्मिलित कुटुंब के वे एकमात्र उपासक थे। जॉइंट फैमिली को वो रेफ़र करते थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वे जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यानी जो वुमेंस हैं वो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करती हैं और श्रीकंठ को ये अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहें। यही कारण है कि गांव की ललनाएँ उनकी निंदक थी। ललनाएँ का अर्थ है कि गांव के अंदर जो वुमेंस थी वो उनकी निंदक थी, उनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो जॉइंट फैमिली को रेफ़र करते थे। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी, यानी कोई कोई लेडीज़ जो हैं वो मानती थी कि वो तो जैसे उनके एनिमी हैं। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। यानी जो श्रीकंठ थे वो जॉइंट फैमिली को रेफ़र करते थे, लेकिन खुद उनकी वाइफ जो है वो, उनके विचार ऐसे थे कि अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रही है, अपने सास ससुर यानी अपने जो हस्बैंड के जो मदर फादर हैं, उनके भाई हैं, उनके साथ रह रही हैं, लेकिन फिर भी उसे सम्मान नहीं मिल रहा है, सारा काम कर रही है फिर भी उसे सम्मान नहीं मिल रहा है, उसे नीचा दिखाया जाता है, तो वो ऐसे समझती थी कि इस तरह करने पर भी अगर परिवार के साथ निर्वाह नहीं, यानी परिवार के साथ ना रहा जाए तो आए दिन कलह करने से, यानी आए दिन कोई ना कोई गुस्सा रहता है, घर का माहौल ख़राब रहता है, तो इसकी अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, यानी अलग होकर रहा जाए। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी, यानी एक बड़े घर की बेटी थी। आनंदी जो है वो श्रीकंठ की वाइफ है। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, यानी जिस तरह से ये लोग ज़मींदार थे वैसे ही वो एक छोटी सी रियासत क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा एरिया है उसको कहते हैं रियासत, तो उसका फुल कंट्रोल इसके पापा के पास था। विशाल भवन यानी बहुत बड़ा घर था, एक हाथी था, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकारी, झाड़, फानूस, अनरेरी, मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ हैं, यहाँ सभी विद्यमान थे। तो एक तालुकेदार के पास जो भी
चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि वो बहुत ही पैसे वाले हैं, वो सभी चीज़ें इनके पास विद्यमान थी। नाम था भूप सिंह। ये भूप सिंह नाम है आनंदी के पिता का। बड़े उदार चित्त, प्रभावशाली पुरुष, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां हुई और देव योग से सबकी सब जीवित रही। यानी ये 7 सिस्टर्स थी जो उनके पिता के को हुई, हालांकि वो चाहते थे कि उनको एक लड़का हो। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर कर दिए। यानी फर्स्ट 3 जो उनकी डॉटर्स थी उनको जब उन्होंने शादी की, मैरिज की, तो अच्छे से पैसा खर्च किया। 15-20 हज़ार यानी 15 to 20,000 उस समय बहुत ज़्यादा होता था, उसका कर्ज यानी डेप्थ आ गया उनके ऊपर। तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी। यानी बहुत ही सुंदर दिखती थी और बहुत ही उसके अंदर गुण थे। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। डॉक्टर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें, क्योंकि ऑलरेडी 3 जो डॉटर्स की उन्होंने शादी की, उसकी वजह से डेप्थ था। तो अब वो चाहते थे कि वो कैसे करें इसकी शादी। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, नहीं और भी ज़्यादा कर्जा लेना पड़े उन्हें, और ना यह स्वीकार था कि उसको भाग्यहीन समझना पड़े। यानी वो अच्छे से उसकी शादी करना चाहते थे, पर ये भी चाहते थे कि उन्हें कहीं से कर्ज ना लेना हो। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने के लिए आया था। तो चंदे का अर्थ होता है डोनेशन, तो कोई डोनेशन लेने के लिए आया था। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। नागरी प्रचार नगर के प्रचार का कोई चंदा होगा। भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीझ गए, यानी उसका जो नेचर है उसको बहुत अच्छा लगा। धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। तो मैरिज हो गई श्रीकंठ और आनंदी की। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र भी नहीं थी। यानी उसके घर में सारा वैभव था, सब चीज़ें मौजूद थी, तो उसी को टीम टाम कहा गया है। तो सारी की सारी सुविधाएं थी, लेकिन यहाँ पर वो सब नहीं थी। हाथी घोड़ा का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुनहरी बहली तक नहीं थी। यानी कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो बता सकें कि वो बहुत ही रईस हैं। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ है। तो कोई ऐसा रेशमी यानी सिल्क से बना हुआ स्लीपर, यानी सोने का, कोई सोने के लिए कोई वस्तु लेके आई होगी, लेकिन वहाँ पे कोई भी बाग नहीं था, यानी कोई भी गार्डन नहीं था। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न ज़मीन पर फर्श थी, न दीवार पर तस्वीरें थी। यह सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया कि मानो उसने विलास के सामान को कभी देखा ही ना। उसकी शादी यहाँ पर हो गई। जब उसने देखा कि यहाँ पर कोई भी ऐशो आराम की चीज़ें नहीं हैं, तो उसे एक बार को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को इसके साथ हैबिचुअल बना लिया। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला। तो एक दिन आफ्टरनून को लाल बिहारी सिंह जो है 2 कोई बर्ड्स लेके आया और अपनी भावज यानी अपनी भाभी से, अपने बड़े भाई की वाइफ से उसने कहा, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बना कर उसकी राह देख रही थी। तो उसने कहा कि जल्दी से इसको बना दो, मुझे खाना है। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, यानी ऑलरेडी उसने फूड प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन जब वो चिड़िया लेके आया तो उसको भी बनाने लगी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था, यानी 250 ग्राम ही था केवल घी। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, यानी वो बचाना तो जानती नहीं थी, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने के लिए आए तो दाल में ना घी था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया, यानी जो उसने फूड प्रिपेयर किया है, जो बर्ड्स बनाई हैं, उसके अंदर डाल दिया। लाल बिहारी सिंह जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया, इतनी जल्दी कहाँ उठ गया? यानी इतनी जल्दी 2 डेज़ बिफोर ही मैं घी लेके आया हूँ, तो इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है? उठ गया का मतलब ख़त्म कैसे हो गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, यानी 250 ग्राम ही था।
वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर क्षुधा यानी भूखा है तो वो बावला यानी पागल हो जाता है। अगर आप उससे थोड़ी सी भी गलत बातें करोगे तो वो तिनक जाता है यानी गुस्से से भर जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदियाँ बहती हों। तो मैके से अर्थ है कि उसके पिता के घर के अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे घी की नदियाँ बह रही हों। स्त्री गाली सह सकती है, मार भी सह सकती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती है। आनंदी मुंह फेर कर बोल पड़ी, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। यानी उनके घर के नौकर जो हैं वो डेली इतना घी जो है वो वैसे ही खा जाते हैं। तो उसके यहाँ तो वाकई में घी की नदियाँ ही बहती हैं। लाल बिहारी जल गया यानी वो परेशान हो गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूँ। तो इस तरह से वो उसे डांटने लगा। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होता तो आज इसका मज़ा चखाते। यानी उसके हस्बैंड अगर यहाँ पे होते तो उसको कुछ बोलते। अब अनपढ़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। तो अनपढ़ उज्जड़ कौन है यहाँ पे? लाल बिहारी है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है। उसकी स्त्री एक साधारण ज़मींदार की बेटी है, उसकी भी शादी हुई है। उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, जब जी चाहता है उस पर हाथ साफ कर लिया करता है, यानी उसे मारता है वो। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई है उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो उसको एक खड़ाऊ जो है वो लकड़ी से बनी हुई चप्पल है जो पहले के ज़माने में पहनी जाती थी, वही उठाकर आनंदी की ओर फेंकता है उसे मारने के लिए और कहता है कि तुम्हारा पति भी आ जाए तो उसे भी देखूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में जाकर खड़ी हो गई। तो उसने खड़ाऊ को तो हालांकि रोक लिया, नहीं तो उसका सिर जो है उसके ऊपर वो लग जाती, लेकिन उसकी उंगलियां यानी फिंगर्स जो हैं वो उसके ऊपर चोट आ गई और उसको बहुत ज़ोर से क्रोध आ गया, यानी उसको बहुत अधिक गुस्सा आ गया, उसका टेम्पर बहुत हाई हो गया। और वो जैसे अपन को बहुत गुस्सा आता है तो हम हिलने लगते हैं, ऐसे कांपती हुई वो अपने कमरे में चली गई। स्त्री का बल और सम्मान, मान और मर्यादा पति तक है, उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। तो एक स्त्री जो है उसके लिए उसका हस्बैंड जो है वो ही सब कुछ होता है, और वो ये चाहती है कि अगर उसके घर के अंदर कोई उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उसका पति जो है उसे रोके। लेकिन श्रीकंठ अभी यहाँ पर नहीं है, वो शहर में नौकरी करता है। तो वो कह रही है कि जब वो आएगा तब वो बात करेगी। तो आगे के एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्लीज़ दूसरे वीडियो को देखें। मैं बहुत ही आराम से इस बार को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।